नमस्कार और स्वागत है सुन लो यूपीएससी पर। यूपीएससी की तैयारी एक लंबा सफर है और इसमें ज्योग्राफी यानी भूगोल एक अहम साथी है। बिल्कुल। प्रीलिम्स हो या मेंस, ज्योग्राफी आपकी रैंक तय करने में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और जब बात इंडियन ज्योग्राफी की आती है तो माजिद हुसैन साहब की किताब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, ये किताब एक तरह से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बन चुकी है एस्पिरेंट्स के लिए। काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो आज हम इसी किताब के जरिए भारत के भूगोल की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब क्यों इतनी खास है, इसके प्रीफेस में भी लिखा है कि एक कॉन्सेप्ट्स और सिलेबस कवरेज दोनों पर फोकस करती है। एग्जैक्टली। ये किताब जनरल स्टडीज और ज्योग्राफी ऑप्शनल दोनों के लिए ही बहुत वैल्यूएबल है। तो आज हम इसके कुछ कोर एरियाज को देखेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे ताकि लिसनर्स को एक स्ट्रक्चर मिले। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत की भूवैज्ञानिक संरचना और उसका निर्माण। ये तो एकदम बेसिक है ना? यहीं से कहानी शुरू होती है। बिल्कुल बुनियाद है ये। किताब बताती है कि इंडियन प्लेट कैसे बनी, कैसे ड्रिफ्ट हुई, कैसे यूरेशिया से टकराई, और फिर भारत की जो अलग अलग चट्टानें हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस टाइम पीरियड में हुआ। हाँ, इसमें वो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन रॉक्स का जिक्र है। ये नाम थोड़े टेक्निकल लगते हैं शुरू में। लगते हैं पर इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्कियन रॉक्स, ये सबसे पुरानी है, पृथ्वी की क्रस्ट के ठंडा होने से बनी। इनमें मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं जैसे लोहा, मैंगनीज, पर इनका इकोनॉमिक यूज कम है क्योंकि ये बहुत डीप हैं और डिस्टॉर्टेड हैं। अच्छा, और धारवाड़ रॉक्स? धारवाड़ रॉक्स बनी आर्कियन रॉक्स के इरोजन और डिपोजिशन से। ये भारत की सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल बेरिंग रॉक्स हैं। लोहा, मैंगनीज, सोना, तांबा सब इनमें मिलता है। कर्नाटका का धारवाड़ रीजन, छोटा नागपुर पठार, अरावली, यहीं ये मिलती हैं ज्यादातर। मतलब भारत के मिनरल रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा धारवाड़ सिस्टम से जुड़ा है। फिर कडप्पा और विंध्यन? कडप्पा सिस्टम बना धारवाड़ के बाद इनके इरोजन से। इसमें भी मिनरल्स हैं पर ज्यादातर ये जानी जाती हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल। आंध्र प्रदेश का कडप्पा डिस्ट्रिक्ट इसका टाइप एरिया है। और विंध्यन सिस्टम? इसमें तो पन्ना के हीरे मिलने की बात भी आती है। हाँ बिल्कुल। विंध्यन सिस्टम में हाई क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन्स मिलते हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, और हाँ, पन्ना और गोलकोंडा के हीरे इसी सिस्टम से जुड़े हैं, पर इसमें मेटालिक मिनरल्स कम हैं। ये ज्यादातर पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में फैला है। इसके बाद गोंडवाना रॉक्स का जिक्र आता है। ये तो कोयले के लिए जानी जाती हैं, है ना? एग्जैक्टली। गोंडवाना पीरियड में बने फॉल्ट ट्रॉफ्स में पेड़ पौधों के दबने से ये चट्टानें बनी। भारत का लगभग 98% कोयला भंडार, हाँ 98%, इन्हीं गोंडवाना रॉक्स में मिलता है। दामोदर वैली, महानदी वैली, गोदावरी वैली, ये मेन एरियाज हैं। 98%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। फिर डेक्कन ट्रैप्स, ये कैसे बने? डेक्कन ट्रैप्स बने क्रिटेशियस पीरियड के एंड में, जब मैसिव वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। लावा फैलता गया लेयर बाय लेयर और ये ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इससे बसाल्ट रॉक बनी, जिसके वेदरिंग से काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल बनती है। अच्छा, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी है उसका सोर्स डेक्कन ट्रैप्स हैं, और ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। और आखिर में आती हैं टर्शरी पीरियड की फॉर्मेशंस। इसमें क्या खास है? टर्शरी पीरियड सबसे रीसेंट है जियोलॉजिक टाइम स्केल में। इसी पीरियड में हिमालयाज का उत्थान हुआ, अपलिफ्ट हुआ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से। और इसी पीरियड की रॉक्स में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलते हैं, जैसे असम, गुजरात और मुंबई हाई में। तो ये पूरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर भारत के मिनरल रिसोर्सेज, सॉइल्स और यहाँ तक कि फिजियोग्राफी से जुड़ा है। सही कहा। और यही हमें लाता है चैप्टर 2 पर, फिजियोग्राफी यानी भारत की भू आकृति। इसमें तो पहाड़, मैदान, पठार सब आ जाते हैं। हाँ जी, किताब भारत को मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटती है। पहला, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स यानी हिमालयाज, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। किताब इसके डिविजन्स के बारे में क्या बताती है? लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स बताती है। ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री, सबसे ऊंची रेंज, एवरेज हाइट 6000 मीटर्स। फिर लेसर हिमालयाज या हिमाचल, एवरेज हाइट 3700 से 4500 मीटर्स। और सबसे बाहर शिवालिक्स, जिनकी हाइट 900 से 1100 मीटर्स है। हाँ, और इनके बीच खूबसूरत घाटियां हैं
जैसे कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, और डन्स भी तो हैं। बिल्कुल। डन्स लॉन्जिट्यूडनल वैलीज हैं जो लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच मिलती हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। किताब हिमालयाज के रीजनल डिविजन्स भी बताती है, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, जैसे पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज। हाँ, पंजाब हिमालयाज इंदस से सतलुज, कुमाऊं हिमालयाज सतलुज से काली, नेपाल हिमालयाज काली से तिस्ता और असम हिमालयाज तिस्ता से दिहांग यानी ब्रह्मपुत्रा। हर रीजन की अपनी विशेषताएं हैं, पीक्स हैं, पासेस हैं। और हिमालयाज का महत्व, क्लाइमेट, रिवर्स, डिफेंस, टूरिज्म, बहुत कुछ है। जाहिर सी बात है, ये मानसून पवनों को रोककर बारिश कराते हैं, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाते हैं, पेरेनियल रिवर्स का सोर्स हैं और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही। अब आते हैं दूसरे डिवीजन पर, द नॉर्दर्न प्लेन्स, विशाल उत्तरी मैदान। ये कैसे बने? ये मैदान बने हैं हिमालयन रिवर्स, इंड्रस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उनकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा लाए गए अलूवियल डिपॉजिट से। ये दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले मैदानों में से एक हैं। किताब इसके सब डिविजन्स बताती है, भाबर, तराई, भंगर, खदार। ये क्या है? देखिए, जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं तो पाइडमोंट जोन में बड़े बड़े पत्थर जमा करती हैं। ये है भाबर। यहां नदियां गायब सी हो जाती हैं। इसके साउथ में जहां नदियां फिर से सरफेस पर आती हैं, वो मार्शी इलाका है तराई। पहले यहां जंगल थे, अब एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया गया है। और भंगर और खदार, ये तो पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टी की बात है। एग्जैक्टली। भांगर है ओल्डर एल्यूवियम जो रिवर बेड से थोड़ा दूर ऊंचे इलाकों में मिलता है। इसमें कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं। खादर है न्यूअर एल्यूवियम जो हर साल बाढ़ के दौरान जमा होती है। ये ज्यादा फर्टाइल होती है और रिवर वैलीज के पास मिलती है। इन मैदानों के रीजनल डिविजन्स भी हैं, जैसे पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स। हाँ, पंजाब हरियाणा प्लेन्स इंडस सिस्टम, गंगा प्लेन्स अपर मिडिल लोअर और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आसाम में। हर मैदान की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी नदियां हैं, अपना एग्रीकल्चरल पैटर्न है। तीसरा डिवीजन है द पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। ये तो भारत का सबसे पुराना भूभाग है। बिल्कुल। ये एंशिएंट क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ये। इसके दो ब्रॉड डिविजन्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या आता है? इसमें आते हैं मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू। नर्मदा नदी इसके साउथ में बहती है। अरावली रेंज इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है। और डेक्कन प्लेटू? ये नर्मदा के साउथ में ट्रायंगुलर लैंडमास है। इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स और नॉर्थ में सतपुरा रेंज है। डेक्कन ट्रैप्स इसी का हिस्सा है। ये पठार भी मिनरल रिच है और काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, इनमें क्या अंतर है? किताब क्या कहती है? वेस्टर्न घाट्स ज्यादा कंटिन्यूस हैं, ऊंचे हैं, एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर और इन्हें पार करना मुश्किल है। सिर्फ पासेस के जरिए हो सकता है, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। इनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है। ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस हैं, लोअर हैं, एवरेज 600 मीटर और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने इन्हें काफी इरोड कर दिया है। अच्छा, और ये दोनों मिलते कहाँ हैं? ये नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, साउथ इंडिया में। चौथा डिवीजन है द इंडियन डेजर्ट, थार मरुस्थल। हाँ, ये अरावली हिल्स के वेस्ट में है। एरिड क्लाइमेट है, रेनफॉल बहुत कम, बिलो 150 mm पर ईयर। सैंडी प्लेन्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं। लूनी यहाँ की मेन रिवर है जो इनलैंड ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। पांचवा डिवीजन द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। भारत के पास लंबी कोस्टलाइन है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स गुजरात से कन्याकुमारी नैरो हैं। बीच में सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन के हिस्से हैं। इसे कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र, कन्नड़ प्लेन कर्नाटका और मालाबार कोस्ट केरला में बांटा जाता है। मालाबार कोस्ट पर लगून्स मिलते हैं जिन्हें कयाल्स कहते हैं, जैसे वेम्बनाड लेक। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये वाइडर हैं और ज्यादा लेवल हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने यहाँ बड़े बड़े डेल्टास बनाए हैं। इसे नॉर्दर्न सरकार्स नॉर्थ में और कोरोमंडल कोस्ट साउथ में कहते हैं। चिल्का लेक यहाँ की इंपॉर्टेंट फीचर है। और आखिर में द आइलैंड्स, भारत के द्वीप समूह। दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बंगाल की खाड़ी में। ये माना जाता है कि ये सबमर्ज्ड माउंटेन्स के एलिवेटेड पोर्शंस हैं। वॉल्केनिक ओरिजिन के भी ट्रेसेस हैं, जैसे बैरन आइलैंड, भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो।
ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। और लक्षद्वीप? लक्षद्वीप अरब सागर में है। ये कोरल आइलैंड्स हैं, छोटे हैं, और कवारती इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इनकी बायोडाइवर्सिटी भी काफी रिच है, खासकर कोरल रीफ्स। तो ये हुई भारत की फिजियोग्राफी की बात। हर रीजन की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वहाँ के क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर और ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। बिल्कुल। और फिजियोग्राफी समझने के बाद अगला लॉजिकल स्टेप है चैप्टर 3, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत का अपवाह तंत्र, नदियां। हाँ, भारत तो नदियों का देश कहा जाता है। किताब ड्रेनेज सिस्टम्स को कैसे क्लासिफाई करती है? मेनली 2 ग्रुप्स में, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, बेस्ड ऑन ओरिजिन। हिमालयन रिवर्स की क्या विशेषताएं हैं? ये पेरेनियल है, मतलब साल भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें स्नो मेल्ट और रेनफॉल दोनों से पानी मिलता है। इनका कोर्स लंबा होता है और ये माउंटेन्स में डीप गॉर्जेस और प्लेन्स में मिएंडर्स, ऑक्सबोलिक्स जैसी फीचर्स बनाती हैं। मेजर सिस्टम्स हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इंडस सिस्टम के बारे में बताएं। इंडस तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान जाती है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज जो भारत में हैं, वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, बेस, सतलुज। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच इसके पानी के बंटवारे को गवर्न करती है। गंगा सिस्टम? ये तो भारत का सबसे इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है। हाँ बिल्कुल। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी, घाघरा, गंडक, कोसी। हिमालयन ट्रिब्यूटरीज और चंबल, बेतवा, सोन, पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज। ये विशाल मैदान बनाती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जहां ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबंस डेल्टा बनाती है। और ब्रह्मपुत्रा सिस्टम? ब्रह्मपुत्रा भी तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है। वहां इसे संगपो कहते हैं। ये हिमालयास के पैरेलल ईस्ट की तरफ बहती है, फिर नामचा बारवा के पास यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से एंटर करती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग, लोहित, सुबांसरी, मानस, तीस्ता। असम में ये ब्रेडेड चैनल बनाती है और बाढ़ के लिए जानी जाती है। बांग्लादेश में ये गंगा पद्मा से मिलती है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। ये हिमालयन रिवर्स से कैसे अलग है? पेनिनसुलर रिवर्स ज्यादातर सीजनल होती हैं, मॉनसून रेनफॉल पर डिपेंडेंट होती हैं। इनका कोर्स शॉर्टर और शैलोअर होता है हिमालयन रिवर्स के मुकाबले। इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं? मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, दक्षिण गंगा, कृष्णा और कावेरी। ये डेक्कन प्लेटो से निकलकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और बड़े डेल्टास बनाती हैं। गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं नर्मदा और तापी। ये सेंट्रल इंडिया में उत्पन्न होती हैं और रिफ्ट वैली से बहते हुई अरेबियन सी में गिरती हैं। ये डेल्टास नहीं बनाती, एस्चुरीज बनाती हैं। इनके अलावा कोस्टल एरियाज में कई छोटी नदियां भी हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं। किताब में ड्रेनेज पैटर्न्स का भी जिक्र है, जैसे डेंड्रिटिक, रेडियल। हाँ, ड्रेनेज पैटर्न बताता है कि नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके कैसा शेप बनाती हैं। ये अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर और टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। डेंड्रिटिक पेड़ की शाखाओं जैसा पैटर्न नॉर्दर्न प्लेन्स में कॉमन है। रेडियल पैटर्न तब बनता है जब नदियां एक सेंट्रल पीक से चारों दिशाओं में निकलती हैं, जैसे अमरकंटक प्लेटो से नर्मदा और सोन। ट्रेलिस पैटर्न वहां बनता है जहां हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स पैरेलल होती हैं। सेंट्रीपेटल पैटर्न में नदियां चारों तरफ से आकर एक लेक या डिप्रेशन में मिलती हैं। नदियों की बात हो और उनसे जुड़े मुद्दों की बात ना हो, ये तो अधूरा रहेगा। किताब रिवर पोल्यूशन, वाटर डिस्प्यूट्स पर क्या कहती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस के पर्सपेक्टिव से। किताब रिवर पोल्यूशन के सोर्सेज बताती है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, डोमेस्टिक सीवेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, वाटरबॉर्न डिजीजेज, लॉस ऑफ एक्वाटिक लाइफ एटसेट्रा। गंगा एक्शन प्लान, जीएपी और नमामि गंगे प्रोग्राम जैसे सरकारी इनिशिएटिव्स का जिक्र है। उनके ऑब्जेक्टिव्स और इफेक्टिवनेस पर बात की गई है। नमामि गंगे पर काफी फोकस रहा है रिसेंट ईयर्स में। हाँ, इसके पिलर्स हैं सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस। चैलेंजेस बहुत हैं, पर ये कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट है। और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ये तो बहुत सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल, पानी एक शेयर्ड रिसोर्स है
और जब नदियां एक से ज्यादा राज्यों से बहती हैं तो पानी के बंटवारे को लेकर विवाद होना कॉमन है। किताब कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी। सुतलज यमुना लिंक, SYL कैनाल डिस्प्यूट, पंजाब, हरियाणा। महानदी डिस्प्यूट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे मेजर डिस्प्यूट्स का जिक्र करती है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 262, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 और ट्रिब्यूनल्स के रोल पर भी डिस्कशन है। वाटरशेड मैनेजमेंट और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, वाटरशेड मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच है लैंड और वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने का एक नेचुरल ड्रेनेज एरिया वाटरशेड में। इसका फोकस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एफॉरेस्टेशन पर होता है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का कॉन्सेप्ट है वाटर सरप्लस बेसिन्स से वाटर डेफिशिट बेसिन्स में पानी ट्रांसफर करना। इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स फ्लड ड्रॉट मिटिगेशन, इरिगेशन और चैलेंजेस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कॉस्ट, डिस्प्लेसमेंट दोनों पर किताब में चर्चा है। लेक्स और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पर भी बात की गई होगी। जरूर। भारत में नेचुरल लेक्स जैसे वुलर, दाल, चिलिका, सांभर और मैनमेड लेक्स, रिजर्वॉयर्स बिहाइंड डैम्स दोनों हैं। उनका इंपॉर्टेंस टूरिज्म, वाटर सप्लाई, बायोडाइवर्सिटी बताया गया है। ग्राउंड वाटर भारत के लिए क्रिटिकल रिसोर्स है, खासकर एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। लेकिन ओवर एक्सट्रैक्शन और पोल्यूशन एक बड़ी समस्या बन गया है, जिसका जिक्र किताब में है। साथ ही आर्टिफिशियल रिचार्ज के मेथड्स भी बताए गए हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ नदियों के नाम और रास्ते जानना नहीं, बल्कि उनसे जुड़े इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को समझना भी है। प्रिसाइसली यही एनालिटिकल अप्रोच यूपीएससी के लिए चाहिए। अब हम आते हैं अगले अहम चैप्टर पर, चैप्टर 4, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। क्लाइमेट तो सब कुछ अफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर, लाइफस्टाइल, वेजिटेशन। भारत की क्लाइमेट कैसी है? मॉनसून टाइप। हाँ, ब्रॉडली मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन भारत इतना बड़ा और डाइवर्स है कि रीजनल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। किताब पहले उन फैक्टर्स को डिस्कस करती है जो भारत के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच से गुजरता है, तो सदर्न पार्ट ट्रॉपिकल जोन में है, नॉर्दर्न पार्ट सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन में। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कोस्टल एरियाज में मैरिटाइम इन्फ्लुएंस रहता है, टेम्परेचर रेंज कम होती है। इंटीरियर पार्ट्स में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम्स होते हैं। तीसरा, द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, हिमालयाज। ये तो हमने पहले भी बात की। हाँ, ये सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड्स को रोकते हैं और मॉनसून विंड्स को भी ट्रैप करते हैं, जिससे बारिश होती है। चौथा फैक्टर है फिजियोग्राफी, रिलीफ। जैसे वेस्टर्न घाट्स मॉनसून विंड्स के रास्ते में आके विंडवर्ड साइड पर भारी बारिश कराते हैं। जेट स्ट्रीम्स और अपलर एयर सर्कुलेशन का भी रोल होता है। बिल्कुल। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विंटर में नॉर्थ इंडिया के वेदर को इन्फ्लुएंस करती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लाती है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम समर मॉनसून से जुड़ी है। इसके अलावा एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन ENSO का इम्पैक्ट इंडियन मॉनसून पर पड़ता है। ये भी किताब में एक्सप्लेन्ड है। अब बात करते हैं इंडियन मॉनसून के मैकेनिज्म की। किताब क्या बताती है? ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरीज। हाँ, ट्रेडिशनल थियरी डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी पर फोकस करती है। समर में लैंड मास गर्म होता है, लो प्रेशर बनता है, सी पर हाई प्रेशर होता है, तो हवाएं सी टू लैंड चलती हैं, SW मॉनसून। विंटर में रिवर्स होता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न थ्योरीज क्या कहती हैं? मॉडर्न थियरीज में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITZ की शिफ्टिंग, जेट स्ट्रीम्स का रोल, तिब्बतन प्लेट्यू की हीटिंग, सोमाली करंट, ENSO, इंडियन ओशन डाइपोल IOD जैसे फैक्टर्स को इंटीग्रेट किया गया है। ये मॉनसून को एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल फिनोमेना के तौर पर देखती हैं। किताब में भारत के सीजन्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा। हाँ, 4 मेन सीजन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। 1, द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, मिड नवंबर से फरवरी तक, क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रेनफॉल होती हैं जो रबी क्रॉप्स के लिए अच्छी है। 2, द हॉट वेदर सीजन, समर, मार्च से मई तक, टेम्परेचर बढ़ता है, नॉर्थ इंडिया में लू चलती है। प्री मानसून शावर्स होते हैं जिन्हें अलग अलग जगह अलग नामों से जाना जाता है। मैंगो शॉज इन केरला कर्नाटका, काल बैसाखी इन बंगाल असम। और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट सीजन, द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, रेनी सीजन। हाँ, जून से सितंबर तक। ये 2 ब्रांचेस में आता है।
अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच वेस्टर्न घाट से टकराकर भारी बारिश करती है, फिर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की तरफ जाती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैवी रेनफॉल करती है, फिर गंगा प्लेन्स की तरफ मुड़ जाती है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है। मॉनसून में ब्रेक्स भी आते हैं जब कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती। और चौथा सीजन है द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ऑटम। अक्टूबर नवंबर मॉनसून विंड्स वापस लौटने लगती हैं, स्काई क्लियर हो जाता है, टेम्परेचर दिन में बढ़ता है, अक्टूबर हीट, रातें प्लेजेंट होती हैं। इस समय बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनते हैं जो ईस्टर्न कोस्ट पर रेनफॉल करते हैं, खासकर तमिलनाडु कोस्ट पर। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न कैसा है भारत में? हाईली अनइवन। वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, खासकर मेघालय, मौसिनराम, दुनिया की वेटेस्ट प्लेस में बहुत हाई रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर। नॉर्दर्न प्लेन्स में ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल घटती जाती है। राजस्थान, गुजरात, लद्दाख और वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड रेन शैडो एरिया में लो रेनफॉल 60 सेंटीमीटर होती है। किताब में क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया का जिक्र है, कोपेन्स क्लासिफिकेशन। हाँ, कोपेन्स क्लासिफिकेशन को बेसिस बनाकर भारत को डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स। जैसे AMW मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन वेस्ट कोस्ट, AS मॉनसून टाइप विद ड्राई समर कोरोमंडल कोस्ट, AW ट्रॉपिकल सवाना पेनिनसुला प्लेटो, BSHW सेमी एरिड स्टेप, NW गुजरात राजस्थान, BWHW हॉट डेजर्ट थार, CWG मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर गंगा प्लेन, DFC कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर अरुणाचल प्रदेश, E पोलर टाइप हिमालयाज। ये क्लासिफिकेशन रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशंस को समझने में मदद करता है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स पर भी बात होगी। जरूर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंडिया के क्लाइमेट पर इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं। राइजिंग टेम्परेचर्स, चेंजेस इन मॉनसून पैटर्न्स, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, फ्लड्स, ड्राउट्स, साइक्लोन्स, सी लेवल राइज अफेक्टिंग कोस्टल एरियाज, मेल्टिंग हिमालयन ग्लेशियर्स, ये सब चैलेंजेस किताब में हाईलाइटेड हैं। क्लाइमेट के बाद नेचुरली आता है चैप्टर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड नेशनल पार्क्स। जैसी जलवायु वैसी वनस्पति। बिल्कुल सही। वेजिटेशन क्लाइमेट, सॉइल और टोपोग्राफी पर डिपेंड करती है। भारत में बहुत डाइवर्सिटी है वेजिटेशन में। किताब मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स बताती है। कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये हाई रेनफॉल 200 सेंटीमीटर और हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार। ट्रीज डेंस होते हैं, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, पत्ते झड़ने का कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता, इसलिए एवरग्रीन लगते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं रोजवुड, महोगनी, एबिनी। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स इनके बॉर्डरिंग एरियाज में मिलते हैं, थोड़े कम डेंस होते हैं। दूसरा टाइप है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। ये भारत में सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं। हाँ, इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये उन एरियाज में मिलते हैं जहां रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं पानी कंजर्व करने के लिए। इन्हें फर्दर 2 टाइप्स में बांटा जाता है, मॉइस्ट डेसिडुअस रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर और ड्राई डेसिडुअस रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर। मॉइस्ट डेसिडुअस के मेन ट्रीज कौन से हैं? टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, बैम्बू। ये ईस्टर्न घाट्स के फुटहिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और शिवालिक में मिलते हैं। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादातर पेनिनसुला प्लेटो और प्लेन्स ऑफ यूपी बिहार में मिलते हैं। इनमें टीक साल के अलावा तेंदू, पलास, अमलतास मिलते हैं। इन फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग के लिए काफी क्लियर किया गया है। तीसरा टाइप ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स। ये कहाँ मिलते हैं? ये लो रेनफॉल 70 सेंटीमीटर वाले एरियाज में मिलते हैं। NW इंडिया, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और पेनिनसुला इंडिया के रेन शैडो एरियाज में। प्लांट्स अडेप्टेड होते हैं ड्रॉट कंडीशंस के लिए। थॉर्नी बुशेस, कैक्टाई, अकेशिया, बबूल, खैर। चौथा, मॉन्टेन फॉरेस्ट्स यानी पहाड़ी इलाकों के जंगल। हाँ, एल्टीट्यूड के साथ वेजिटेशन चेंज होती है। हिमालयस में वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स 1000 to 2000 meters, evergreen broadleaf trees like oak, chestnut, temperate forests 1500 to 3000 meters, coniferous trees like pine, deodar, silver fir, spruce, alpine vegetation 3600 meters, temperate grasslands, then shrubs, scrubs, और snowline के पास mosses and lichens
थ्रुंड्रा वेजिटेशन, अल्पाइन वेजिटेशन 3600 मीटर्स। सदर्न इंडिया के माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरीज में टेम्परेट फॉरेस्ट को शोलास कहते हैं। और पांचवा टाइप मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, ये तो कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। हाँ, इन्हें टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये कोस्ट्स पर टाइड्स के इन्फ्लुएंस वाले एरियाज में, रिवर डेल्टाज में मिलते हैं। सुंदरबंस, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां सुंदरी ट्रीज मिलते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टाज में भी ये पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स कोस्टल इरोजन रोकते हैं और रिच बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं। भारत में फॉरेस्ट कवर की क्या स्थिति है? किताब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करती है। हाँ, किताब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के डेटा के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर ट्रेंड्स बताती है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का एम है 33% जोग्राफिकल एरिया को फॉरेस्ट कवर के अंडर लाना, प्लेन्स में 20%, हिल्स में 60%। करंट कवर इससे कम है, हालांकि रीसेंट ईयर्स में थोड़ा इंक्रीज हुआ है ड्यू टू कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात आई तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स का जिक्र भी जरूरी है। बिल्कुल, ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। नेशनल पार्क्स हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स लार्जर एरियाज होते हैं जो कंजर्वेशन, रिसर्च और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करते हैं। इनमें कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन्स होते हैं। किताब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देती होगी। हाँ, जैसे जिम कॉर्बेट, इंडियाज फर्स्ट NP, काजीरंगा, वन हॉर्न राइनो, गिर, एशियाटिक लायन, पेरियार, कान्हा, रणथंबोर NPs। सैंक्चुरीज भी बहुत हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स जैसे नीलगिरी, फर्स्ट BR, नंदा देवी, सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार। इनकी लोकेशंस मैप पर मार्क करना इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का रोल, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश करने के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज की हंटिंग ट्रेड को बैन करने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 स्पीशीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं काफी हद तक। भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से हैं? ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड 4 हॉटस्पॉट्स इंडिया में पार्शियली या फुली लाई करते हैं। द हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन, सुंडालैंड, निकोबार आइलैंड्स और द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। इनमें एक्सेप्शनल लेवल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंडेमिज्म है और ये हाई थ्रेट में है। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन UPSC के एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए भी बहुत क्रूशल है। डेफिनेटली, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ओवरलैप करते हैं यहाँ। अब अगला चैप्टर है चैप्टर 6, सॉइल्स, मिट्टियाँ। सॉइल फॉर्मेशन तो पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, टोपोग्राफी, टाइम सब पर डिपेंड करता है। भारत में कौन सी मेजर सॉइल टाइप्स मिलती हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने भारत की सॉइल्स को मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। किताब इनको डिटेल में डिस्कस करती है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल्स, जलोढ़ मिट्टी। ये तो नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैलीज में मिलती हैं। ये भारत के लार्जेस्ट एरिया अबाउट 40% को कवर करती है। ये रिवर डिपॉजिट से बनती है, बहुत फर्टाइल होती है। इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस कम होता है। टेक्सचर वेरी करता है सैंडी लोम टू क्लेई। कलर भी लाइट ग्रे से ऐश ग्रे होता है। भंगार, ओल्डर और खदार, न्यूअर, इसके 2 टाइप्स हैं। राइस, व्हीट, शुगरकेन, पल्सेस, ऑयल सीड्स के लिए बेस्ट है। दूसरी मेजर सॉइल है ब्लैक सॉइल्स, काली मिट्टी। इसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ये डेक्कन ट्रैप रीजन में मिलती है। महाराष्ट्र, MP, गुजरात, कर्नाटका, AP, TN। ये क्लेई होती है, मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी हाई होती है। वेट होने पर स्टिकी हो जाती है, ड्राई होने पर श्रिंक होती है और डीप क्रैक्स डेवलप होते हैं, सेल्फ प्लाउइंग। ये आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में रिच होती है, पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर में पुअर होती है। कॉटन के लिए आइडियल है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। शुगरकेन, ज्वार, टोबैको के लिए भी अच्छी है। तीसरी रेड एंड येलो सॉइल्स। ये पेनिनसुलर इंडिया के क्रिस्टलाइन आइग्नियस रॉक्स वाले एरियाज में मिलती हैं, जहां रेनफॉल कम होती है। ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटो, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। रेड कलर आयरन के डिफ्यूजन के कारण होता है क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स में। येलो दिखती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। टेक्सचर सैंडी टू क्लेई होता है।
ये आयरन में रिच होती है पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में पुअर होती है। इरिगेशन के साथ वीट, राइस, कॉटन, पल्सेस, मिलेट्स उगाए जा सकते हैं। चौथी है लैटराइट सॉइल्स। ये कहाँ बनती हैं? ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरियाज में बनती हैं, जहां इंटेंस लीचिंग होती है। सिलिका लीच आउट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स रह जाते हैं। ये एसिडिक होती हैं, ह्यूमस कंटेंट लो होता है, बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये इनफर्टाइल होती हैं, पर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यूज करके कल्टीवेशन हो सकता है। कैश्यू नट्स, टी, कॉफी, रबर के लिए सूटेबल हैं ये कर्नाटका, केरला, TN, MP, उड़ीसा, असम के हिली एरियाज में मिलती हैं। बिल्डिंग मटेरियल, ब्रिक्स के लिए भी यूज होती हैं। पांचवी एरिड सॉइल्स। ये तो डेजर्ट एरियाज में होंगी। हाँ, वेस्टर्न राजस्थान में सैंडी टेक्सचर होता है, सैलाइन होती हैं, ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो होता है। कंकर लेयर मिलती है नीचे जो वाटर इन्फिल्ट्रेशन रोकती है। इरिगेशन से कल्टीवेट की जा सकती हैं, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल एरिया में। ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जैसे मिलेट्स, बार्ली, पल्सेस उगाई जाती हैं। छठी फॉरेस्ट और माउंटेनस सॉइल्स। ये हिमालयन रीजन के फॉरेस्ट एरियाज में मिलती हैं। टेक्सचर वैरी करता है एल्टीट्यूड और वेजिटेशन के हिसाब से। वैली साइड्स में लोमी और सिल्टी होती हैं, अपर स्लोप्स पर कोर्स ग्रेन्ड होती हैं। एसिडिक होती हैं, ह्यूमस कंटेंट लो होता है कॉनिफॉरस फॉरेस्ट में। टी, कॉफी, स्पाइसेस, फ्रूट्स के लिए सूटेबल है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इनके अलावा सैलाइन, एल्कलाइन सॉइल्स, उसर सॉइल्स और पीटी माशी सॉइल्स का भी जिक्र है। हाँ, सैलाइन सॉइल्स एरिड, सेमी एरिड रीजन्स में और वाटर लॉक्ड एरियाज में मिलती हैं, जहां सॉल्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है सरफेस पर। ये इनफर्टाइल होती हैं। पीटी सॉइल्स हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में मिलती हैं, जहां ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है। ये एसिडिक होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं। माशी सॉइल्स वाटरलॉग्ड एरियाज में मिलती हैं, ब्लूइश कलर होता है आयरन कंपाउंड्स के कारण। सॉइल डिग्रेडेशन एक बड़ी समस्या है भारत में। किताब इसके बारे में क्या बताती है? सॉइल डिग्रेडेशन मतलब सॉइल की क्वालिटी का गिरना। इसके मेजर कॉजेज हैं सॉइल इरोजन, वाटर और विंड से टॉप सॉइल का हटना, सैलिनाइजेशन, अल्कलाइनाइजेशन, वाटर लॉगिंग, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। किताब इनके कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस और कंजर्वेशन मेथड्स पर डिटेल में बात करती है। कंजर्वेशन मेथड्स क्या है? जैसे कॉन्टूर प्लॉइंग, टेरेस फार्मिंग, हिली एरियाज, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स, एरिड एरियाज, अफॉरेस्टेशन, कंट्रोल ग्रेजिंग, क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बायोफर्टिलाइजर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो सॉइल को समझना एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है, और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। तो अगला चैप्टर 7 रिसोर्सेज यानी संसाधन, इसमें शायद मिनरल्स पर फोकस होगा। हाँ, ये चैप्टर मिनरल रिसोर्सेज पर फोकस करता है। मिनरल्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस हैं। किताब मेजर मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है। शुरुआत करते हैं आयरन और लौह अयस्क से। भारत में इसकी क्या स्थिति है? भारत हाई ग्रेड आयरन ओर, हीमेटाइट और मैग्नेटाइट के मामले में रिच है। मेजर रिजर्व्स हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बेलाडीला छत्तीसगढ़, सिंहभूम झारखंड, कुद्रेमुख कर्नाटका इंपॉर्टेंट माइंस हैं। भारत आयरन ओर एक्सपोर्ट भी करता है, मेनली जापान, कोरिया को। मैंगनीज, इसका क्या यूज है? मैंगनीज स्टील बनाने में यूज होता है। फोरोमैंगनीज अलॉयज, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स बनाने में भी। ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, MP, कर्नाटका। बॉक्साइट, ये तो एल्यूमिनियम का ओर है। एग्जैक्टली। एल्यूमिनियम लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, करोजन रेजिस्टेंट मेटल है। एयरक्राफ्ट्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स मेनली एसोसिएटेड हैं लैटराइट सॉइल से पेनिनसुलर इंडिया में। ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन, फॉलोड बाय गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। नैल्को, बैल्को मेजर कंपनीज हैं। माइका, अभ्रक। हाँ, भारत इसका बड़ा प्रोड्यूसर रहा है। हाँ, इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर रहा है शीट माइका का। ये एक्सलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज और हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मेजर डिपॉजिट्स झारखंड, कोडरमा, गया व हजारीबाग बेल्ट, आंध्र प्रदेश, नेल्लोर बेल्ट और राजस्थान, अजमेर बेल्ट में है। लेकिन सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स आने से डिमांड कम हुई है। कॉपर, तांबा। ये कहाँ मिलता है? कॉपर,
मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इंडिया में रिजर्व्स और प्रोडक्शन डोमेस्टिक डिमांड के मुकाबले कम है। मेजर माइंस हैं खेतरी राजस्थान, मलांजखंड एमपी और सिंहभूम झारखंड। गोल्ड, सोना और डायमंड्स, हीरा? गोल्ड प्रोडक्शन बहुत कम है। मोस्टली कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ, हुटी गोल्ड फील्ड्स दोनों कर्नाटका में से आता था। केजीएफ अब क्लोज्ड है। डायमंड्स पन्ना एमपी में मिलते हैं, विंध्यन रॉक्स। किम्बरलाइट पाइप्स में पाए जाते हैं। किताब मिनरल कंजर्वेशन की बात करती है। हाँ, मिनरल्स फाइनाइट और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनका जुडिशियस यूज जरूरी है। कंजर्वेशन मेथड्स इंक्लूड यूजिंग मिनरल्स इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर, improving technology to use low-grade ores profitably, recycling of metals, using scrap metals, finding substitutes. मिनरल्स के बाद आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर 8। ये तो इकोनॉमी के लिए लाइफ ब्लड है। बिल्कुल। एनर्जी रिसोर्सेज को ब्रॉडली कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में बांटा जाता है। कन्वेंशनल में आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कोल, कोयला, पर हमने गोंडवाना रॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। किताब और क्या बताती है? हाँ, इंडिया में कोयल के ह्यूज रिजर्व्स हैं। मेनली गोंडवाना कोल बिटुमिनस, जो मेटलॉजिकल ग्रेड का नहीं है। ये थर्मल पावर जनरेशन में यूज होता है। मेजर कोल फील्ड्स दामोदर वैली, रानीगंज, झारिया, बोकारो, गोदावरी वैली, सिंगेरेनी, महानदी वैली, तालचर में है। टर्शरी कोल भी मिलता है एनी इंडिया में, लिग्नाइट, जो इंफीरियर क्वालिटी का होता है। कोल माइनिंग के एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन भी डिस्कस्ड हैं। पेट्रोलियम। इंडिया अपनी पेट्रोलियम नीड्स का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ऑफशोर मुंबई हाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और ऑनशोर गुजरात, अंगलेश्वर, कलोल, असम, डिगबोय, नाहरकाटिया फील्ड से होता है। एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स चल रहे हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन राजस्थान में। रिफाइनरीज का नेटवर्क है क्रूड ऑयल प्रोसेस करने के लिए। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये पेट्रोलियम के साथ भी मिलती है और अकेले गैस रिजर्व्स भी हैं। केजी बेसिन, मुंबई हाई, काम्बे बेसिन मेन सोर्सेज हैं। पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और सीएनजी ट्रांसपोर्ट में यूज होती है। जीआईएल पाइपलाइन नेटवर्क मैनेज करती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में हाइड्रो पावर का ह्यूज पोटेंशियल है, खासकर हिमालयन रिवर्स में। भकरा नांगल, हीराकुड, नागार्जुना सागर, सरदार सरोवर मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। हाइड्रो पावर क्लीन एनर्जी है, पर लार्ज डैम्स के एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज, डिस्प्लेसमेंट, सबमर्जेंस भी हैं। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की। ये फ्यूचर है। बिल्कुल, ये रिन्यूएबल हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। इसमें आते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल, टाइडल, बायोगैस। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। इंडिया के पास पोटेंशियल तो बहुत है। हाँ, ट्रॉपिकल कंट्री होने के नाते सोलर एनर्जी पोटेंशियल ह्यूज है। गवर्नमेंट नेशनल सोलर मिशन के अंडर इसे प्रमोट कर रही है। सोलर पार्क्स बन रहे हैं राजस्थान, गुजरात, एपी में। रूफटॉप सोलर भी पॉपुलर हो रहा है। कॉस्ट कम हो रही है, ये पॉजिटिव ट्रेंड है। विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। इंडिया वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पार्क कैपेसिटी रखता है। पोटेंशियल कोस्टल एरियाज तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, एपी, कर्नाटका और राजस्थान में हाई है। मूपंडल टीएन बड़ा विंड फार्म है। न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। इंडिया के पास लिमिटेड यूरेनियम रिजर्व्स हैं। जादूगोड़ा झारखंड पर थोरियम के लार्ज रिजर्व्स हैं। केरला कोस्ट की मोनाजाइट सैंड्स में। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इसी पर बेस्ड है। तारापुर ओल्डेस्ट, रावत भाटा, कलपक्कम, नरोरा, काइगा, कुडनकुलम मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। सेफ्टी कंसर्न्स और वेस्ट डिस्पोजल इश्यूज हैं। जियोथर्मल और टाइडल एनर्जी का क्या स्टेटस है? जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के इंटीरियर की हीट से बनती है। पुगावाली लद्दाख, मणिकरण एचपी में पोटेंशियल साइट्स हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। टाइडल एनर्जी सी टाइड से जनरेट होती है। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कैम्बे, सुंदरबंस में पोटेंशियल है। ये भी अभी लार्ज स्केल पर वायबल नहीं है। बायोगैस, ये तो रूरल एरियाज में कॉमन है। हाँ, कैटल डंग, फार्म वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा से बनती है। कुकिंग फ्यूल और लाइटिंग के लिए यूज होती है रूरल हाउसहोल्ड्स में। क्लीन एनर्जी सोर्स और मिन्योर भी मिलता है। एनर्जी क्राइसिस और कंजर्वेशन पर किताब क्या कहती है? इंडिया एनर्जी डेफिसिट कंट्री है। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। एनर्जी कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ द आवर।
promoting use of public transport, energy-efficient appliances, B-star ratings, use of renewable energy sources, reducing transmission and distribution losses, ये सब steps जरूरी हैं। Sustainable development के लिए energy security critical है। एनर्जी के बाद अब आते हैं उस सेक्टर पर जो भारत की आधी से ज्यादा आबादी को एम्प्लॉयमेंट देता है, एग्रीकल्चर, चैप्टर 9। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। किताब इसके रोल, प्रॉब्लम्स, टाइप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, मेजर क्रॉप्स और ग्रीन रेवोल्यूशन पर विस्तार से बात करती है। रोल तो क्लियर है, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हालांकि घट रहा है। प्रॉब्लम्स क्या है मेजर? बहुत सारे हैं। डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, आज भी लार्ज एरिया रेनफेड है। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, इनहेरिटेंस लॉस के कारण, लो प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, indebtedness of farmers, lack of proper marketing and storage facilities. Types of farming, subsistence, commercial? हाँ, primitive subsistence farming, shifting cultivation, zooming in any India, intensive subsistence farming, high population density वाले areas में small plots पर intensive labor से, commercial farming, market के लिए production, HYV seeds, fertilizers, pesticides का use, plantation agriculture, single crop, large scale पर tea, coffee, rubber, sugarcane, mixed farming, crops plus livestock. Cropping patterns, Kharif, Rabi, Zaid. इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं। खरीफ, मॉनसून ऑनसेट, जून जुलाई में सो किया जाता है। ऑटम, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट। मेजर क्रॉप्स, राइस, मेज, जवार, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। राबी, विंटर अक्टूबर दिसंबर में सो, समर, अप्रैल जून में हार्वेस्ट। मेजर क्रॉप्स, wheat, barley, peas, gram, mustard. जायद, खरीफ और राबी के बीच शॉर्ट समर सीजन में। मेजर क्रॉप्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स। अब आते हैं मेजर क्रॉप्स पर। राइस यानी चावल, इंडियाज स्टेपल फूड क्रॉप, वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल चाहिए। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज, डेल्टाइक रीजन्स में ग्रोइंग एरियाज हैं। वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। व्हीट यानी गेहूं, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। रबी क्रॉप है, कूल ग्रोइंग सीजन और ब्राइट सनशाइन एट राइपनिंग टाइम चाहिए। रेनफॉल 50-75 सेंटीमीटर। मेन ग्रोइंग जोन्स हैं गंगा सतलुज प्लेन्स, NW इंडिया और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। यूपी, पंजाब, हरियाणा, MP मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट व्हीट पर हुआ। मिलेट्स, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी। इन्हें कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होती है। लेस फर्टाइल सॉइल्स और लो रेनफॉल वाले एरियाज में उगाए जाते हैं। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटका में, बाजरा राजस्थान, यूपी, गुजरात, हरियाणा में, रागी कर्नाटका, TN में। मेज, मक्का, फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज होता है। खरीफ क्रॉप है, कुछ जगह राबी में भी। टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कर्नाटका, MP, बिहार मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। पल्सेस, दालें। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए। लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, सॉइल फर्टिलिटी रीस्टोर करने में हेल्प करती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अरहर, तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज, ग्राम मेजर पल्सेस हैं। MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, UP लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोडक्शन डोमेस्टिक डिमांड से कम है, इंपोर्ट करना पड़ता है। फूड ग्रेन्स के बाद कैश क्रॉप्स, शुगरकेन, गन्ना। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल 7500 सेंटीमीटर्स। लॉन्ग ग्रोइंग सीजन लेता है। शुगर, गुड़, खानसारी का सोर्स है। यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका। ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन। एडिबल ऑयल्स का मेन सोर्स है। ग्राउंडनट, खारिफ क्रॉप, गुजरात, राजस्थान, TN में। मस्टर्ड, राबी क्रॉप, राजस्थान, हरियाणा, MP में। सोयाबीन, खारिफ, MP, महाराष्ट्र में। सनफ्लावर, कास्टर, लिनसीड, सेसेमम भी उगाए जाते हैं। इंडिया ऑयल सीड्स इंपोर्ट करता है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन बढ़ाने से रिलेटेड था। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, कपास और जूट। कॉटन खारिफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल चाहिए। ब्लैक कॉटन सॉइल आइडियल है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं।
जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल चाहिए। फर्टाइल अलूवियल सॉइल, डेल्टा एरियाज। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम मेन प्रोड्यूसर्स हैं। पैकिंग मटेरियल, गनी बैग्स, रोप्स, कार्पेट्स बनाने में यूज होता है। सिंथेटिक फाइबर से कंपटीशन है। बेवरेज क्रॉप्स, टी, चाय और कॉफी। टी प्लांटेशन क्रॉकलिप, वार्म, मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। हिल स्लोप्स, लेबर इंटेंसिव है। असम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु, नीलगिरीज मेन प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। कॉफी भी प्लांटेशन क्रॉप है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। मेनली ग्रोन इन वेस्टर्न घाट्स। कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, केरला, तमिलनाडु। अरेबिका और रोबस्टा वैरायटीज ग्रो की जाती हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। मैंगोज यूपी, एपी, ऑरेंजेस नागपुर, बनानास टीएन महाराष्ट्र, एप्पल्स जेएनके एचपी, ग्रेप्स महाराष्ट्र फेमस हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति पर। किताब इसका एनालिसिस कैसे करती है? ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के मिड में स्टार्ट हुआ था फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खासकर वीट और राइस बढ़ाने के लिए। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज शामिल था। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या रहे? फूड ग्रेन प्रोडक्शन में ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ। इंडिया फूड डेफिसिट से सेल्फ सफिशिएंट बना। फार्मर्स की इनकम बढ़ी, खासकर लार्ज फार्मर्स की। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनरी को बूस्ट मिला। नेगेटिव इम्पैक्ट्स। रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ी। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी को ज्यादा बेनिफिट हुआ। इंटरपर्सनल डिस्पैरिटीज बढ़ी। रिच फार्मर्स और रिचर हुए, स्मॉल फार्मर्स बेनिफिट नहीं उठा पाए। एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन हुआ। सॉइल इरोजन, वाटर डिप्लीशन, पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल्स। फोकस सिर्फ फ्यू क्रॉप्स, वीट, राइस पर रहा। पल्सेस, कोर्स ग्रेन्स निग्लेक्ट हुए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक मिक्स्ड बैग था। किताब सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन या एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात करती है। हाँ, नीड है एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन की जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, रीजनली बैलेंस्ड हो और स्मॉल फार्मर्स को इंक्लूड करें। फोकस डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर होना चाहिए। व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क प्रोडक्शन और ब्लू रेवोल्यूशन, फिशरीज का भी जिक्र होगा। बिल्कुल। ऑपरेशन फ्लड ने इंडिया को वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का इसमें बड़ा रोल था। अमूल मॉडल। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज सेक्टर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इनलैंड और मरीन फिशरीज दोनों में ग्रोथ हुई है। तो एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मिंग नहीं, बल्कि उससे जुड़े इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को भी समझना है। और यहीं आता है चैप्टर 10, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्जैक्टली। ये चैप्टर एग्रीकल्चर के रीजनल पैटर्न्स, लैंड यूज और इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पर फोकस करता है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में लैंड टेन्योर सिस्टम्स और लैंड रिफॉर्म्स आते हैं। हाँ, लैंड टेन्योर सिस्टम्स बताते हैं कि लैंड ओनरशिप और कल्टीवेशन राइट्स कैसे डिफाइन होते हैं। ब्रिटिश पीरियड में 3 मेजर सिस्टम्स थे। 1, जमींदारी सिस्टम। जमींदार्स लैंड ओनर्स थे, गवर्नमेंट को फिक्स्ड रेवेन्यू देते थे, किसानों से रेंट कलेक्ट करते थे, ऑफन एक्सप्लॉयटेटिव। परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल इसका एग्जाम्पल है। 2, रॉयटवारी सिस्टम। इंडिविजुअल कल्टीवेटर, रॉयट को लैंड ओनर माना गया, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता था। साउथ इंडिया में प्रेवलेंट था। 3, महलवारी सिस्टम। विलेज कम्युनिटी, महल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल थी रेवेन्यू पेमेंट के लिए। लैंड ओनरशिप विलेज कम्युनिटी के पास थी। एनडब्ल्यू इंडिया में था। इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे एक्सप्लॉयटेशन खत्म करना, लैंड टू द टिलर प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करना, सोशल जस्टिस प्रमोट करना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। मेजर लैंड रिफॉर्म मेजर्स क्या थे? 1, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जमींदारी सिस्टम खत्म किया गया। स्टेट और कल्टीवेटर के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप बना। 2, टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंट्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना, रेंट रेगुलेट करना, ओनरशिप राइट्स देना कुछ कंडीशंस में। 3, सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स। इंडिविजुअल या फैमिली द्वारा ओन की जा सकने वाली लैंड की मैक्सिमम लिमिट फिक्स करना। सरप्लस लैंड अक्वायर करके लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। 4, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। स्कैटर्ड प्लॉट्स को कंसोलिडेट करके एक सिंगल प्लॉट बनाना ताकि कल्टीवेशन एफिशिएंट हो सके। 5, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करना। 6, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स।
लैंड रिफॉर्म्स कितने सक्सेसफुल रहे? किताब क्या कहती है? सक्सेस मिक्स्ड रही है। जमींदारी अबॉलिशन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। टेनेंसी रिफॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन वीक रहा ड्यू टू लीगल लूप होल्स एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। लैंड सीलिंग्स लॉज को भी इवेड किया गया, बेनामी ट्रांसफर्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स पंजाब हरियाणा में सक्सेसफुल रहा, पर सब जगह नहीं। ओवरऑल लैंड रिफॉर्म्स इनइक्वालिटी कम करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में लिमिटेड सक्सेस ही हासिल कर पाए। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, मैकेनाइजेशन आते हैं, जिनकी बात ग्रीन रेवोल्यूशन में हुई। हाँ, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में क्रूशियल रहे हैं। इरिगेशन कवरेज बढ़ाना क्रिटिकल है, मॉनसून डिपेंडेंसी कम करने के लिए। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी वाटर सेविंग टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स भी बढ़ रहा है, पर स्मॉल होल्डिंग्स के कारण चैलेंजेस हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग भी एक बड़ा इशू है। APMC एक्ट, ENAM। हाँ, फार्मर्स को अपनी प्रोड्यूस का फेयर प्राइस नहीं मिल पाता ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोल ऑफ मिडलमैन, स्टोरेज इश्यूज। APMC, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट्स ने रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए, पर उनमें भी प्रॉब्लम्स हैं, कार्टेलाइजेशन, लैक ऑफ कंपटीशन। ENAM, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो फार्मर्स को बेटर प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करने के लिए बनाया गया है। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम पर भी डिस्कशन होगा। हाँ, MSP गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया जाता है 20 से ज्यादा क्रॉप्स के लिए, फार्मर्स को प्राइस वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, MSP पर प्रोक्योर करती है, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, बफर स्टॉक बनाने के लिए। MSP रिजीम के बेनिफिट्स हैं, पर इश्यूज भी हैं। skewed towards wheat rice, benefits large farmers more, market distortion. फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA 2013। Food security मतलब all people at all times have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food. NFSA legal entitlement देता है subsidized food grains का लगभग 2/3 population को through PDS. ये एक मेजर स्टेप है हंगर और मैल न्यूट्रिशन फाइट करने में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। बिल्कुल, केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग के नेगेटिव इंपैक्ट्स को देखते हुए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स अवॉइड करती है, सॉइल हेल्थ मेंटेन करती है। गवर्नमेंट परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY जैसी स्कीम से इसे प्रमोट कर रही है। सिक्किम इंडिया का फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट बना है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत वास्ट और डायनामिक टॉपिक है। अब चलते हैं चैप्टर 11, इंडस्ट्रीज पर। औद्योगिक विकास। इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर का कोर है, वैल्यू एडिशन करती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करती हैं। किताब इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स, मेजर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रीजन्स और पॉलिसीज पर बात करती है। इंडस्ट्रियल लोकेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, पावर, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी रोल प्ले करती हैं। वेबर्स थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल का रेफरेंस भी होता है। मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसे बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्रीज, मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। इंडिया में पहली मॉडर्न स्टील प्लांट टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर, झारखंड में 1907 में लगी। बाद में आयस्को, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, बनपुर, WB में लगी। इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लगाए गए फॉरेन कोलैबोरेशन से। भिलाई, रशिया; दुर्गापुर, UK; रौरकेला, जर्मनी; बोकारो, रशिया। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन्हें मैनेज करती है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट पोर्ट बेस्ड है। मेजर कॉन्सेंट्रेशन छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में है ड्यू टू रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, मैंगनीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये तो इंडिया की ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में से है। हाँ, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की मॉडर्न मिल्स 19th सेंचुरी मिड में मुंबई और अहमदाबाद में लगी। इनिशियली ये कॉटन ग्रोइंग एरियाज महाराष्ट्र, गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड थी, पर अब डिसेंट्रलाइज्ड हो गई हैं ड्यू टू मार्केट, लेबर अवेलेबिलिटी। पावरलूम सेक्टर डिसेंट्रलाइज्ड है, हैंडलूम सेक्टर ट्रेडिशनल स्किल्स पर बेस्ड है और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है। मुंबई, अहमदाबाद, कोयंबटूर, कानपुर मेजर सेंटर्स हैं। कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर से। जूट इंडस्ट्री मोस्टली वेस्ट बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है? हुगली रिवर बेसिन में कॉन्सेंट्रेशन के रीजंस हैं। रॉ जूट अवेलेबिलिटी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा,
वाटर फॉर प्रोसेसिंग, चीप लेबर, WB बिहार ओडिशा से, कोलकाता पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, कोल फॉर पावर। चैलेंजेस हैं सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट से कंपटीशन और बांग्लादेश से कंपटीशन। शुगर इंडस्ट्री, ये नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया क्यों शिफ्ट हो रही है? इनिशियली यूपी बिहार में कॉन्सेंट्रेटेड थी, अब महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में शिफ्ट हो रही है। रीजंस: साउथ में केन की सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है, क्रशिंग सीजन लंबा है, कोऑपरेटिव सक्सेसफुल हैं, शुगर प्रोडक्शन सीजनल है, बाय प्रोडक्ट्स बेगास, मोलासेस यूज होते हैं पेपर और अल्कोहल बनाने में। सीमेंट इंडस्ट्री, लोकेशन फैक्टर्स क्या हैं? रॉ मटेरियल्स लाइमस्टोन, जिप्सम, कोल बल्की होते हैं तो प्लांट रॉ मटेरियल सोर्स के पास लगती है। गुजरात, राजस्थान, MP, AP, TN मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ने से डिमांड हाई है। पेपर इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल बैम्बू, सॉफ्टवुड, बेगास अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, AP, MP मेन स्टेट्स हैं। वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के बाई प्रोडक्ट्स यूज करती है, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर बनाने के लिए। मेजर कॉम्प्लेक्सेस मुंबई, गुजरात, वडोदरा, जामनगर, हॉल्डिया, WB के पास हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये तो नॉलेज बेस्ड है। हाँ, स्किल्ड मैन पावर क्रूशल है। बैंगलोर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, NCR मेजर हब्स हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स का मेजर कंपोनेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ने ग्रोथ में हेल्प की है। इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, किताब कौन से मेजर रीजन्स आइडेंटिफाई करती है? मेजर रीजन्स: मुंबई पुणे रीजन, हुगली रीजन कोलकाता, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, गुजरात रीजन अहमदाबाद वडोदरा, छोटा नागपुर रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन। माइनर रीजन्स भी हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज सिंस इंडिपेंडेंस, लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस 1948-1956 ने पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स दी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिजर्व की PSUs के लिए, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया, लाइसेंसिंग। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG इंट्रोड्यूस किया, लाइसेंसिंग अबॉलिश हुई एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर रोल कम हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंकरेज किया गया, इससे कंपटीशन बढ़ा, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, कंज्यूमर चॉइसेस बढ़ी। MSMEs का क्या रोल है? MSMEs, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रीजनल डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। इन्हें सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, SEZs। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। मेक इन इंडिया का एम है इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। SEZs ड्यूटी फ्री एनक्लेव्स होते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। इनमें टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इंडस्ट्रीज के बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रूशियल एलिमेंट, चैप्टर 12, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड ट्रेड। हाँ, ये इकोनॉमी की आर्टरीज और वेन्स की तरह हैं। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। ट्रांसपोर्ट मोड्स में रोड्स, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज। रोड्स मोस्ट कॉमन मोड हैं, डोर टू डोर सर्विस देते हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बेस्ट है। क्लासिफाइड इनटू नेशनल हाईवेज, NH, connect state capitals, major cities, ports, maintained by central government, NHAI. Golden Quadrilateral, North-South and East-West corridors, major projects हैं NHDP के अंदर। भारतमाला परियोजना लेटेस्ट इनिशिएटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। स्टेट हाईवेज, SH, connect state capital with district HQs, maintained by state government. District roads, DR, connect district HQs with other places in district. Village roads, VR, connect villages. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY ने रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूव की है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO स्ट्रेटेजिक बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनाती है। रोड डेंसिटी वेरी करती है स्टेट्स में, केरला हाई, JNK लो। रेलवेज, इंडिया का रेल नेटवर्क द वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेटवर्क्स में से है। हाँ, प्रिंसिपल मोड है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और फ्रेट मूवमेंट के लिए। इंडियन रेलवे स्टेट ओन्ड है, 18 जोन्स में डिवाइडेड है, डिफरेंट गेजेस हैं, ब्रॉड, मीटर, नैरो। इलेक्ट्रिफिकेशन और ट्रैक मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं फ्रेट मूवमेंट स्पीड अप करने के लिए। चैलेंजेस हैं कंजेशंस, सेफ्टी, फाइनेंशियल हेल्थ। वाटरवेज, इनलैंड और ओशियानिक। वाटरवेज चीपेस्ट मोड हैं बल्कि गुड्स के लिए, फ्यूल एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। इनलैंड वाटरवेज, रिवर्स, कैनाल्स, बैकवाटर्स पे नेविगेशन,
पोटेंशियल ह्यूज है पर डेवलपमेंट लिमिटेड है। नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए गए हैं मेजर रिवर्स पर, NW1, गंगा, NW2, ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWI रिस्पॉन्सिबल है। ओशियानिक वाटरवेज इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, 12 मेजर पोर्ट्स और मैनी माइनर पोर्ट्स हैं। कांडला, मुंबई, JNPT, मार्मगांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, वेस्ट कोस्ट, तूटिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पैरादीप, हल्दिया, कोलकाता, ईस्ट कोस्ट मेजर पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स कार्गो हैंडलिंग, फॉरेन ट्रेड के लिए वाइटल हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर फोकस करता है। एयरवेज फास्टेस्ट मोड है, लॉन्ग डिस्टेंसेस और इनएक्सेसिबल एरियाज के लिए सूटेबल है। एक्सपेंसिव है, एयर इंडिया नेशनल कैरियर था, अब प्राइवेटाइज्ड। प्राइवेट एयरलाइंस भी ऑपरेट करती हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट्स मैनेज करती हैं। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। स्कीम रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव करने और एयर ट्रैवल अफोर्डेबल बनाने के लिए है। पाइपलाइंस क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती हैं। सॉलिड्स को स्लरी फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, रनिंग कॉस्ट लो होती है। मेजर पाइपलाइंस हैं असम टू कानपुर, सलाया गुजरात टू जालंधर, HVJ पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। कम्युनिकेशंस पोस्टल नेटवर्क, टेलीकॉम, मास कम्युनिकेशन। पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। लेटर्स, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स हैंडल करता है। टेलीकॉम सेक्टर में रेवोल्यूशन आया है मोबाइल फोन्स और इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ने से। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करना। मास कम्युनिकेशन में रेडियो, AIR, टेलीविजन, दूरदर्शन, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, फिल्म्स आते हैं। सैटेलाइट्स, इनसैट फॉर कम्युनिकेशन, RIS फॉर रिमोट सेंसिंग क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ट्रेड, फॉरेन ट्रेड कंपोजिशन, डायरेक्शन। ट्रेड मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। इंटरनल ट्रेड कंट्री के अंदर होता है, एक्सटर्नल फॉरेन ट्रेड दूसरे कंट्रीज के साथ होता है। इंडिया का फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है लिबरलाइजेशन के बाद। कॉम्पोजिशन एक्सपोर्ट्स में इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स मेजर आइटम्स हैं। इंपोर्ट्स में पेट्रोलियम क्रूड, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गोल्ड मेजर आइटम्स हैं। डायरेक्शन मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं USA, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, स्विट्जरलैंड। पहले UK, रशिया इंपॉर्टेंट थे। डायरेक्शन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, टैरिफ्स, कोटास, एग्रीमेंट्स के थ्रू। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP कंट्री के सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है यूजुअली, इंपोर्ट्स ज़्यादा होने के कारण। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड के बाद अब सोशल एस्पेक्ट पर आते हैं। चैप्टर 13 कल्चरल सेटिंग। इसमें पॉपुलेशन, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स की बात होगी। हाँ, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। इंडिया एक मेल्टिंग पॉट है, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स का। किताब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, माइग्रेशन, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, ट्राइब्स, अर्बनाइजेशन पर फोकस करती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन हाईली अनइवन है। नॉर्दर्न प्लेन्स UP, बिहार WB, कोस्टल प्लेन्स केरला में हाई डेंसिटी है ड्यू टू फर्टाइल लैंड, वाटर अवेलेबिलिटी, फेवरेबल क्लाइमेट। माउंटेनियस रीजन्स हिमालयाज एनी एक्सेप्ट असम, डेजर्ट राजस्थान, फॉरेस्टेड एरियाज MP, ओडिशा में लो डेंसिटी है ड्यू टू हार्श टेरेन, क्लाइमेट, लैक ऑफ रिसोर्सेज। डेंसिटी को फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, फिजिकल, रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, सोशियो इकोनॉमिक, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेमोग्राफिक, बर्थ डेथ रेट्स, माइग्रेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स क्या रहे हैं? इंडिया की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हुई है 20th सेंचुरी में, खासकर इंडिपेंडेंस के बाद। डेथ रेट तेजी से गिरी बर्थ रेट के मुकाबले। ग्रोथ रेट अब डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू लोअर बर्थ रेट्स, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन। पर पॉपुलेशन बेस बड़ा होने के कारण एब्सोल्यूट इंक्रीज अभी भी सिग्निफिकेंट है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के थर्ड स्टेज में है इंडिया, फॉलिंग बर्थ रेट, लो डेथ रेट। डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, एज स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल्स इंडिया में लो रहा है हिस्टोरिकली, करंटली 943 एज पर 2011 सेंसस। रीजनल वेरिएशंस हैं, केरला हाईएस्ट, हरियाणा लोएस्ट। रीजन्स हैं फीमेल फोर्टिसाइड,
निग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड, लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन। लिटरेसी रेट इंप्रूव हुई है सिग्निफिकेंटली, 74% इन 2011, पर मेल फीमेल गैप और रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। केरला हाईएस्ट, बिहार लोएस्ट। एज स्ट्रक्चर, इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, लार्ज प्रोपोर्शन वर्किंग एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स में है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पोटेंशियल है अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड हो। डिपेंडेंसी रेशो कम हो रहा है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, percentage of workforce engaged in primary, agriculture, mining, etc., secondary, manufacturing and tertiary services sectors. इंडिया में प्राइमरी सेक्टर की डिपेंडेंस ज़्यादा है, अराउंड 50%, हालांकि इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है। टर्शरी सेक्टर का शेयर जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट दोनों में बढ़ रहा है। माइग्रेशन, प्रवास, इंटरनल और इंटरनेशनल। माइग्रेशन मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। इंटरनल माइग्रेशन विद इन कंट्री कॉमन है, mainly rural to urban for employment education, rural to rural agricultural labor, urban to urban. Male migration work के लिए ज़्यादा होता है, female migration marriage के कारण ज़्यादा होता है। Consequences हैं source region, remittances और destination region, pressure on resources, slums, दोनों पर। International migration भी होता है, Gulf countries, Western countries. Brain drain एक issue है। लैंग्वेजेस और रिलीजन्स, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करता है। हिंदी लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। इंडो आर्यन नॉर्थ इंडिया और द्राविडियन साउथ इंडिया मेजर लैंग्वेज फैमिलीज हैं। रिलीजन में हिंदुइज्म मेजर रिलीजन है, फॉलोड बाय इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। इंडिया सेक्युलर स्टेट है। ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, इंडिया में लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, mainly concentrated in central India, MP, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, any India, Western Ghats. Bheels, Gond, Santhals major groups हैं। इनकी unique culture, language, traditions हैं। Isolation, poverty, exploitation, loss of land, forest rights major issues हैं। Government ने protective measures लिए हैं, reservations, special development programs। अर्बनाइजेशन, ट्रेंड्स और प्रॉब्लम्स। Urban population percentage बढ़ रहा है, migration और natural increase main drivers हैं। अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक्ड है, पर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। ओवरक्राउडिंग, हाउसिंग शॉर्टेज, स्लम्स, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन, क्राइम। प्लान्ड अर्बनाइजेशन जरूरी है। अर्बनाइजेशन से जुड़ा है अगला चैप्टर, चैप्टर 14, सेटलमेंट्स, बस्तियां, रूरल और अर्बन। हाँ, सेटलमेंट्स मतलब ह्यूमन हैबिटेशंस। किताब रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स के टाइप्स, पैटर्न्स, मॉर्फोलॉजी और प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है। रूरल सेटलमेंट्स के टाइप्स क्या हैं? कॉम्पैक्ट, डिस्पर्स्ड। बेस्ड ऑन स्पेसिंग बिटवीन हाउसेस 4 टाइप्स हैं। 1. कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड, हाउसेस क्लोज टुगेदर, फाउंड इन फर्टाइल अलूवियल प्लेन्स, इन इंडिया, एनी स्टेट्स, सोशल कोहेजन स्ट्रांग होता है। 2. सेमी कॉम्पैक्ट और सेमी क्लस्टर्ड, मेन क्लस्टर से कुछ हाउसेस थोड़े दूर होते हैं, सेग्रीगेशन के कारण बन सकता है, फाउंड इन गुजरात प्लेन्स, राजस्थान। 3. हैमलेटेड, सेटलमेंट सेवरल यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, फिजिकली सेपरेटेड पर एक कॉमन नेम होता है। यूनिट्स को लोकली पन्ना, परा, पल्ली, नगला कहते हैं, फाउंड इन मिडिल लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़। 4. डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड, हाउसेस स्कैटर्ड होते हैं फील्ड्स में, फाउंड इन हिली एरियाज, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, फॉरेस्ट्स, एरिड लैंड्स। एक्सट्रीम फ्रैगमेंटेशन ऑफ टेरेन और लैंड ओनरशिप रीजन होता है। रूरल सेटलमेंट्स के पैटर्न्स, लिनियर, रेक्टेंगुलर। पैटर्न मतलब हाउसेस का ज्योमेट्रिकल शेप। लिनियर, हाउसेस रोड, रेलवे लाइन, रिवर, कैनाल के किनारे लाइन में बने होते हैं। रेक्टेंगुलर, प्लेन्स में कॉमन है, जहां फील्ड्स रेक्टेंगुलर होते हैं। रोड्स राइट एंगल पर कट करती हैं। सर्कुलर और सेमी सर्कुलर। लेक, पॉन्ड या फोर्ट के चारों तरफ बनते हैं प्रोटेक्शन के लिए। स्टार लाइक, जहां कई रोड्स कन्वर्ज होती हैं, हाउसेस रोड्स के अलोंग डेवलप होते हैं। टी शेप्ड, वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड, रोड जंक्शंस पर बनते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पैटर्न, रिलीफ, वाटर सोर्स, डिफेंस नीड्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। अब आते हैं अर्बन सेटलमेंट्स पर। इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? अर्बन सेटलमेंट्स नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन में एंगेज होते हैं। एवोल्यूशन, एंशिएंट टाउन्स, रिलीजियस कल्चरल सेंटर्स, वाराणसी। मिडिवल टाउन्स, फोर्ट टाउन्स, कैपिटल्स, दिल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न टाउन्स, ब्रिटिश पीरियड पोर्ट्स लाइक
मुंबई, चेन्नई, हिल स्टेशंस लाइक शिमला, इंडस्ट्रियल टाउन्स लाइक जमशेदपुर से हुआ है। Classification based on population size. Census of India, town, city, metropolitan city, mega city define करता है population thresholds के basis पर, e.g. metro city 1 million, mega city 10 million. Function डोमिनेंट फंक्शन थे बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, कैपिटल्स चंडीगढ़, गांधीनगर, इंडस्ट्रियल टाउन्स जमशेदपुर, भिलाई, कमर्शियल ट्रेडिंग टाउन्स कोलकाता, सहारनपुर, ट्रांसपोर्ट टाउन्स पोर्ट्स कंडला, विशाखापत्तनम, हब्स मुगलसराय, माइनिंग टाउन्स रानीगंज, झरिया, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स अंबाला, जालंधर, एजुकेशनल टाउन्स रूरकी, पिलानी, रिलीजियस कल्चरल टाउन्स वाराणसी, तिरुपति, tourist towns शिमला, नैनीताल. Most cities are multifunctional. urban morphology मतलब शहर का internal structure. हाँ, land use pattern within the city. Typically CBD होता है, Central Business District core में. Commercial activity concentrated होती है. फिर residential areas, industrial zones, institutional areas होते हैं. Models like concentric zone model, sector model try करते हैं urban structure explain करने की. Indian cities में often ओल्ड सिटी एरिया, डेंस मिक्स्ड यूज और न्यू प्लैन्ड एरियाज का मिक्स मिलता है. Problems of urbanization जिनकी बात पहले भी हुई. Slums and squatter settlements, unhygienic conditions, lack of basic amenities, congestion, traffic jams, overcrowding, pressure on infrastructure, water supply, sewage disposal, electricity, transport, pollution, air, water, noise, lack of green spaces, social problems, crime, anonymity. Government initiatives. स्मार्ट सिटीज मिशन अमरूद. स्मार्ट सिटीज मिशन का एम है 100 सिटीज को स्मार्ट बनाना यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सैनिटेशन, मोबिलिटी, आईटी कनेक्टिविटी, गवर्नेंस. अमरूद अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन फोकस करता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने पर, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, ट्रांसपोर्ट, ग्रीन स्पेसेस. और अब आखिरी चैप्टर जिस पर हम बात करेंगे, चैप्टर 15, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, क्षेत्रीय विकास और नियोजन. ये चैप्टर डेवलपमेंट के स्पेशल एस्पेक्ट को देखता है. इंडिया में रीजनल इम्बैलेंसेस बहुत हैं डेवलपमेंट में. ये चैप्टर रीजन्स के कॉन्सेप्ट, टाइप्स, रीजनल इम्बैलेंसेस के कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज और प्लानिंग स्ट्रैटेजीज पर फोकस करता है. रीजन का कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्मल, फंक्शनल रीजन्स. रीजन एक एरिया होता है जिसकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसे सराउंडिंग एरिया से डिस्टिंग्विश करती हैं. फॉर्मल रीजन डिफाइंड बाय यूनिफॉर्मिटी ऑफ वन और मोर फिजिकल और कल्चरल फीचर्स. एग्जाम्पल क्लाइमेटिक रीजन, लैंग्वेज रीजन. फंक्शनल रीजन और नोडल रीजन ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ सेंट्रल नोडर और फोकल पॉइंट linked by interactions like trade, communication, transport. Example, metropolitan region centered around a large city. रीजनल इम्बैलेंसेस इन इंडिया, कॉजेज क्या है? Some regions like Maharashtra, Gujarat, TN, Punjab, Haryana are much more developed than others like Bihar, UP, Odisha, any states. Causes हैं. Historical factors. British policies favored port cities and resource-rich areas. Geographical factors. Difficult terrain, harsh climate, resource scarcity hinder development in some regions. Locational advantages. Proximity to markets, ports help some regions. Failure of planning mechanism. Planning process imbalances address करने में fully successful नहीं रहा. Lack of infrastructure. Poor connectivity, power supply impede growth in backward regions. Social factors. Issues like caste discrimination, lack of education skills. Consequences क्या है इन imbalances के? Economic inefficiency, underutilization of resources in backward regions, social unrest, increased migration, political instability. Balanced regional development जरूरी है national integration और equity के लिए. Planning strategies, sectoral versus regional planning. Sectoral planning focuses on development of specific sectors of economy, agriculture, industry, transport, etc. across the country. Regional planning focuses on development of specific regions, especially backward regions, considering their specific needs and potential. Regional planning. इंडिया ने 5-year plans में sectoral approach dominate किया, हालांकि regional aspects भी थे. Multi-level planning, national, state, district, block level implement करने की कोशिश हुई,
डिसेंट्रलाइजेशन के लिए? Backward Area Development Programs, DPAP, DDP, ITDP. Special programs target specific problem regions. Drought-prone area program, DPAP, focuses on drought proofing through water management, afforestation. Desert Development Program, DDP, aims to control desertification and develop desert areas. Integrated Tribal Development Project, ITDP, focuses on development of tribal areas. Hill Area Development Program, HADP, for development of hill areas, Himalayas, Western Ghats. Border Area Development Program, BDP, for development of border regions. Border Area Development Program, BDP, targeted approach है ये regional disparities कम करने के लिए। नीति आयोग का रोल प्लानिंग में? नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। ये एक थिंक टैंक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करता है, बॉटम अप अप्रोच पर फोकस करता है प्लानिंग में, स्टेट्स को इन्वॉल्व करके। ये इंडिकेटिव प्लानिंग करता है, 5 ईयर प्लान्स डिसकंटिन्यू हो गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट? Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Environmental protection, social equity, economic growth को integrate करता है। SDGs, Sustainable Development Goals, global frameworks हैं इसके लिए। Regional planning को sustainable principles पर based होना चाहिए। तो ये थी माजिद हुसैन साहब की किताब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के मेजर चैप्टर्स की एक विस्तृत चर्चा। हमने कोशिश की कि हर अहम पहलू को छुआ जाए। हाँ, ये किताब सच में कॉम्प्रहेंसिव है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से लेके फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल्स, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स और रीजनल प्लानिंग तक सब कुछ कवर करती है। तो लिसनर्स के लिए की टेकअवेज क्या होंगे? संक्षेप में, पहला, ज्योग्राफी आइसोलेटेड फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जियोलॉजी इन्फ्लुएंसेस फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट, क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस वेजिटेशन एंड सॉइल्स, और ये सब मिलकर ह्यूमन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट्स को शेप करते हैं। दूसरा, मैप वर्क बहुत क्रूशियल है। लोकेशंस, माउंटेन्स, रिवर्स, सिटीज, मिनरल डिपॉजिट्स, नेशनल पार्क्स, पोर्ट्स एक्सेट्रा को मैप पर आइडेंटिफाई करना अंडरस्टैंडिंग डीपन करता है। तीसरा, कंटेम्पररी इश्यूज को लिंक करना जरूरी है। क्लाइमेट चेंज, वाटर डिस्प्यूट्स, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स, रीजनल इम्बैलेंसेस, ये सब स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, करंट इवेंट्स से रिलेटेड हैं। न्यूज रीडिंग हेल्पफुल है। और चौथा, सिर्फ फैक्ट्स रटना काफी नहीं, एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना जरूरी है। कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, रिलेशनशिप्स समझना मेंस आंसर राइटिंग के लिए वाइटल है। मजीद हुसैन की किताब इसमें हेल्प करती है। बिल्कुल। तो ये किताब यूपीएससी की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। ये आपको भारत के भूगोल की वो गहरी समझ देती है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आती है। ये आपको एनालाइज करना सिखाती है, कनेक्ट करना सिखाती है। हर एस्पिरेंट को इसे रेफरेंस बुक की तरह जरूर यूज करना चाहिए। आपकी यूपीएससी यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, पर ऐसी गहरी समझ आपको आत्मविश्वास देगी। हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इस चर्चा को दोबारा जरूर सुने, कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करें। ये आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन और जीवन में भी काम आएगी। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर रोजाना जरूर आएं। आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए सभी जरूरी इनसाइट्स और एनालिसिस मिलते रहेंगे। अगली चर्चा के लिए तैयार रहें। हम वादा करते हैं कि आपको यूपीएससी के लिए सभी आवश्यक चीजें प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद।